देखो, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को वेरीफाई कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल फोर्स में कौन कौन फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तीन वैरायटी का फोर्स डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी कभी स्प्रिंग फोर्स भी, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव नेचर का होता है। रीस्टोरिंग फोर्स मटेरियल के अंदर में क्रिएट होता है वो फोर्स। अब स्प्रिंग को डिफॉर्म करोगे तो अभी इसी चैप्टर में स्प्रिंग फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स को भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इट में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो। इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस सब फोर्सेज को छोड़ दो तो जितने भी फोर्सेज बचा सबको एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल, ये सब मिलके बराबर आता है किसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये फिजिकल सिचुएशन को इजी बनाने के का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है। कोई फिजिकल सिचुएशन को हैंडल करेंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स का जितने भी प्रॉब्लम्स बनाया था वो फॉर्मूला सब यूज करके, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये सब जो रिलेशन यूज करके बनाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन, सब ये सब, वो सारा क्वेश्चन सिंपल इस प्रिंसिपल से बनेगा। अभी हम करके दिखाएंगे भी दो चार क्वेश्चन, इस प्रिंसिपल से वो सब क्वेश्चंस बनेगा। काइनेमेटिक्स का लगभग 99, रिलेटिव वेलोसिटी छोड़ दो, रिलेटिव वेलोसिटी वाला छोड़ दो बात, तो जितने भी क्वेश्चंस है सब इससे बनेगा। तो इसको वेरीफाई कर रहे थे हम लोग एक एग्जांपल से, जिसमें एक इंक्लाइंड रफ प्लेन लिया था, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और रफ प्लेन है ये, इंक्लाइंड रफ प्लेन, ये रफ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, और इस पर एक बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट किया था रेस्ट से, u बराबर 0, रेस्ट से स्लाइड करना स्टार्ट करवा उस बॉडी को फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन, एंड बॉटम ऑफ इंक्लाइन के पास जब वो आता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है v, और लेंथ ऑफ इंक्लाइन मान लो ए बी बराबर l। इस सिचुएशन को लिखें, एन ऑब्जेक्ट starts sliding down along, देखो सिचुएशन को समझना, हम लोग ये प्रिंसिपल को वेरीफाई कर रहे हैं कुछ एग्जांपल से। ये एक न्यूमेरिकल भी है आपका, ये जो कर रहे हैं इसको आप एक न्यूमेरिकल भी समझो, या हम तो इस प्रिंसिपल का वैलिडिटी इस सिचुएशन में उसके वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। आप इसको एक एज ए न्यूमेरिकल भी समझ सकते हो। A body starts sliding down along a rough inclined plane, having coefficient of friction mu, length of incline is L, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख ही रहे हो,
the body starts from rest from the top of incline. The velocity of body at the bottom is v. तो क्वेश्चन ये है आपका, वेरीफाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वेरीफाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फॉर दिस सिचुएशन. एक बॉडी इस इंक्लाइंड रफ सरफेस पर रेस्ट से स्लाइड करना स्टार्ट किया फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन, और जब ये बॉटम में आया तो उसका वेलोसिटी हो गया v. तो आपको प्रूव करना है, यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को प्रूव करना है. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. अब पहले तो पता करो कि यहाँ पर कौन कौन फोर्सेज एक्ट कर रहा है आपके बॉडी पर. मिटाते हैं, हो गया होगा, हो गया ना. द फोर्सेज ऑन बॉडी आर कौन कौन? इस बॉडी पर मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉडी आपका यहाँ है, इस बॉडी पर कौन कौन फोर्स लगेगा? mg एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. ये तीन फोर्सेज एक्ट कर रहा है आपके बॉडी पर. तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का क्या करना? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. ये तीन फोर्स लग रहा है. तो फ्रॉम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg. ये सब बराबर आना चाहिए किसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर के बराबर आना चाहिए. इसमें थोड़ा सा सिंप्लिसिटी ये कर सकते हो, एक मॉडिफिकेशन इस प्रिंसिपल में, कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो. एन नॉर्मल कहीं भी कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर ऑलवेज. तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज जीरो ऑलवेज. इसलिए ये प्रिंसिपल ओनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंपली वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये प्रूव करना है हम लोग को. वी हैव टू प्रूव इट. सर क्या बोले थे, जीरो कैसे हुआ था? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा ना ऑलवेज. हाँ सर ठीक है. इसलिए उसका वर्क जीरो. डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, नॉर्मल फोर्स उसके परपेंडिकुलर है. तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क जीरो होता है ना. अरे एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा यानी एफ डी कॉस 90 डिग्री जीरो. तो हम लोग को ये चीज प्रूव करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कैसे प्रूफ होगा ये? तो
एक फिगर हम बनाते हैं इसके लिए अलग से। देखो पहले आप ना बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो। हम लोग जब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल प्रूव भी किया था तो याद करो कैसे प्रूव किया था। F बराबर ma, रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किया था। फिर एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा था। फिर इस dv बाई dt को dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिख दिया था। फिर इस dx बाई dt को ये dx को इधर कर लो लेफ्ट साइड f dx, और ये dx बाई dt को भी लिख लोगे, यानी mv dv, फिर इंटीग्रेट किया था। ऐसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल प्रूव किए थे। यही काम हमेशा करोगे। पहले उस पर रिजल्टेंट फोर्स पता करो, ये F पता करो, और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करना। पहले रिजल्टेंट फोर्स पता करना बॉडी पर, F की जगह वो रिजल्टेंट फोर्स लिख लेना, फिर ये सेटिंग करना। जैसे अभी आपकी इस बॉडी पर इस दिशा में एक्सेलरेशन है, इस दिशा में फोर्सेज कौन कौन लगेगा? इस दिशा में एक mg का एक कंपोनेंट लगेगा जो mg साइन थीटा होता है। एक इस पर नॉर्मल फोर्स तो इधर लग ही रहा है, इधर mg कॉस थीटा, और इधर फ्रिक्शन फोर्स। बस यही दो तो फोर्स है। इसमें भी इक्वेशंस आप जानते हो कि बॉडी, ये इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, तो n बराबर हो जाएगा mg cos थीटा का, n बराबर mg cos थीटा। लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बॉडी में, तो ये फोर्स माइनस वो फोर्स बराबर ma, यानी mg sin थीटा माइनस fr बराबर ma। ये न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया, इस दिशा में अप्लाई किया न्यूटन सेकेंड लॉ, तो n बराबर mg cos थीटा आया। इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इतना माइनस इतना बराबर ma आया। अच्छा, और fr फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या लिखते हो? म्यू एन लिखते हो। ये फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है म्यू एन। एन की जगह mg cos थीटा डालेंगे, तो ये mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर ma। ठीक है ना? अब सुनो, मास को कैंसिल मत करना, इसको इसी रूप में रहने दो। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये रिजल्टेंट फोर्स आया, देखो ये रिजल्टेंट फोर्स आया और इसको ma से इक्वेट किए हुए हैं। यहां पर देखिए, ये वो रिजल्टेंट फोर्स, उसको ma से इक्वेट किया। अब एक को ऐसे आगे बढ़ाया, एक्सेलरेशन को इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग, देखते रहो, पहले उतारना बाद में। तो लेफ्ट साइड तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा है लेफ्ट साइड, और राइट साइड m इंटू ए है, उस a को लिख देना क्या? dv बाई dt। फिर इस dv बाई dt को क्या सेट कैसे करने बोले थे? dv बाई dx इंटू dx बाई dt। ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों तोड़ते हैं इसको? हमको लेफ्ट साइड वर्क का फॉर्मूला लाना है। तो वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये याद करो, जब F बराबर ma था, a को आप dv बाई dt लिखा, लेकिन इस dv बाई dt को dv बाई dx में क्यों तोड़ा, इंटू dx बाई dt में क्यों तोड़ा? इसको हमको लेफ्ट साइड वर्क का फॉर्मूला दिखाना है। तो वर्क का फॉर्मूला तो F इंटू dx, ये dx यहां कहां से आएगा? इसलिए इसको ऐसे तोड़ते हैं। यहां पर नीचे dx अकर करवा दिए, अब इस dx को इधर ले लोगे तो f dx जो वर्क का फॉर्मूला में आ जाएगा। इसको, इस एक्सेलरेशन dv बाई dt को इस तरह से तोड़ने का पर्पस यही था कि इधर हमारा f dx आ जाए।
अब करो ना, अब ये dx को इस dx, ये dx नीचे आ गया, इसको इधर कर लीजिए आप, इस dx को इधर और इस dx बाई dt को भी लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू dx माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू dx, और राइट साइड हो जाएगा mv dv, ये dx बाई dt को mv भी लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेशन करो तो ये mg साइन थीटा सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से सिर्फ dx का इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक आ रहा है बडी आपका, बडी आपका a to b आ रहा है, यहाँ बॉटम तक आ रहा है। इसका जो लेंथ है ये लेंथ कैपिटल L माने हो, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to L रखोगे, फिर यहां पर माइनस म्यू mg कॉस थीटा को बाहर कर लेना इंटीग्रेशन से, यहां भी dx का इंटीग्रेशन 0 to L, उधर m को बाहर कर लेना, इंटीग्रेशन भी dv का करोगे, यहां पर इंटीग्रेशन का लिमिट u टू भी, u बराबर 0 टू भी, देखो यहां पर वेरिएबल वेलोसिटी का है, यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर वेलोसिटी का वेरिएबल है, तो लिमिट भी वेलोसिटी का डालेंगे। आपका बडी यहां से यहां आया यानी लेंथ 0 टू L आया, तो यहां पर वेलोसिटी 0 था उसका, लेकिन यहां पर वेलोसिटी भी दिया हुआ है। उतारिए आप इसको पहले, हो गया? हो गया सर। रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन करना, एक्सेलरेशन को इस तरह से थोड़ा तोड़ देना, फिर इंटीग्रेशन करना, वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वेरीफाई हो जाता है। अब इसको देखो क्या करोगे, यहां पर लेफ्ट dx का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट साइड हो गया mg L साइन थीटा, और यहां पर हो गया प्लस माइनस mg L म्यू mg L माइनस म्यू mg L कॉस थीटा, और राइट साइड हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन करोगे v का, माइक ऑफ कर लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालोगे 0 टू v, तो ये हाफ है mv स्क्वायर माइनस 0, u 0 है, u 0 है, ये निकल के आया। अब आप एक बात देखिए, ये पहला टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ये फर्स्ट टर्म वर्क डन बाय mg है, ये सेकेंड टर्म क्या है, ये सेकेंड टर्म वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है। आप चेक कर लो, देखो बॉडी जब यहां से यहां आएगा तो mg का वर्क क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा, अब चेक करके देख लो। ये जो क्वांटिटी देख रहे हो ये mg का वर्क है, देखो ना, ऐसे देखो, ये mg इधर एक्ट किया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना,
ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। तो mg का वर्क निकालने कोई जाएगा, mg का वर्क, तो mg डॉट ए बी, mg डॉट ए बी, ए से बी आ रहा है बडी आपका, बडी ए टू बी आना है बडी को, तो डिस्प्लेसमेंट में ए बी, और डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ोगे, mg इंटू ए बी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ए बी का को l लिख दो, a से b की का दूरी l है, कॉस, यानी ये आ जाएगा आपको mgl साइन थीटा। बताओ ये mgl साइन थीटा क्या था, वर्क डन बाय mg है, और ये टर्म को हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है। वो कैसे, वो कैसे, ये बडी था आपका, फ्रिक्शन फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा था ना, और डिस्प्लेसमेंट ए बी का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हो रहा है बडी में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे तो फ्रिक्शन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे ए बी के साथ, कांस्टेंट फोर्स है ये सब, यहां mg फ्रिक्शन ये सब कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन में डायरेक्ट एफ डॉट डी कर दो, वेरिएबल फोर्स होता है तो एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन करते हो। अब एफ आर और ए बी के बीच का एंगल 180 डिग्री, ये कॉस पाई, एफ आर का वैल्यू म्यू एन, एन का वैल्यू mg कॉस थीटा था, तो एन का वैल्यू mg कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हुआ। अरे एफ आर बराबर म्यू एन होता है ना, एन की जगह mg कॉस थीटा लिख दिया, ए बी का वैल्यू एल, कॉस 180 डिग्री -1, यानी ये क्या आया सॉल्व करके, माइनस म्यू mg एल कॉस थीटा। बताओ ये क्या था, ये क्वांटिटी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स था। तो यही तो प्रूव करना था कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही तो आ रहा है यहां पर। नहीं थोड़ा बहुत भी पता चला क्या कर रहे हैं हम लोग, जब बडी ए टू बी आया तो वो फ्रिक्शन और mg दोनों वर्क कर रहा था, दोनों का वर्क निकाला तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया। ये सब उतारो सबको, यहां पर हम यहां से यहां तक आने में mg के द्वारा कितना वर्क हुआ वो निकाला, यहां पर ए टू बी आने में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, कहीं भी कोई बॉडी रफ सरफेस पर मूव कर रहा हो या स्मूथ सरफेस पर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हर जगह वैलिड होगा, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो अब इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन सब में, काइनेमेटिक्स का कुछ सिंपल क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करके हम दिखाते हैं। मिटाबे, अब ये सब क्वेश्चन को देखो, काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन होता था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, an object is projected with a speed v naught vertically upward,
फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया v नॉट स्पीड से, तो ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट डिफाइन कैसे करते हैं? जब मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मैथमेटिकली मैक्सिमम हाइट को ऐसे डिफाइन करते हो, हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0। तो ये हाइट फाइंड करना है। मान लो ये h मान लेते हैं, ये h फाइंड करना है। तो आप यहां से यहां तक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। फ्रॉम ए टू बी अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम ए टू बी। तो क्या है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज में यहां तो एक गो फोर्स लग रहा है mg। कोई सरफेस से कांटेक्ट में तो नहीं है बॉडी की नॉर्मल फोर्स लगेगा या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ऑल फोर्सेज में खाली mg है, यानी वर्क डन बाय mg बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हाईएस्ट पॉइंट पर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर। अच्छा, और यहां से यहां तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क कितना? -mgh। ये चीज तो निकाले हैं पीछे हम लोग। बॉडी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क -mgh आएगा। अरे mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो निगेटिव में आएगा ना। तो ये चीज पीछे फाइंड किए हो, वर्क डन बाय mg बराबर -mgh ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ये -mgh बराबर -हाफ mv नॉट स्क्वायर। यहां से h का वैल्यू इजिली आ जा रहा है, देखो कितना, v नॉट स्क्वायर बाई 2g। देखो कोई काइनेमेटिक्स यूज नहीं करना पड़ा। आप उल्टा काम भी कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया तो h हाइट नीचे आने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो फिर यहां से यहां तक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर देना। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सब बनेगा इससे। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला लगभग सब क्वेश्चंस बनेगा, खाली टाइम निकालने वाली बात नहीं हो। और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ, ये सब नहीं फाइंड करना हो। आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से स्पीड निकलेगा, ना कि कंपोनेंट निकलेगा उस वेलोसिटी का। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल डायरेक्ट आपको नेट स्पीड का वैल्यू निकाल सकता है। इसको देखिए, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया v नॉट स्पीड से थीटा एंगल पर, तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट। किस स्पीड से वो टकराएगा? या आपसे पूछे हाईएस्ट पॉइंट पर उसका स्पीड क्या होगा, या मैक्सिमम हाइट कितना आएगा? मैक्सिमम हाइट फाइंड करो। इस सब में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ का स्पीड निकालना हो, किस स्पीड से टकरा रहा है, या मैक्सिमम हाइट फाइंड करना हो, तो क्या करोगे आप? यहां से यहां तक के बीच में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। मान लो यहाँ का स्पीड है v, ठीक है।
तो यहां से यहां वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो प्रोजेक्ट कर देने के बाद तो खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और कोई फोर्स नहीं है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ का स्पीड भी मान लिया तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इतना, और यहाँ का स्पीड भी नॉट था तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इतना। लेकिन यहां से यहां तक आने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया उसी लेवल पर है, हाइट जीरो, एच जीरो। अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया और अर्थ सरफेस पर है मान लो, तो एच जीरो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो होगा। तो ये जीरो दैट इज क्या निकल के आ रहा है? निकल के आया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यानी v बराबर वी नॉट। तो ये तो होता ही था कि जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया उसी स्पीड से टकराता भी था। ये चीज तो प्रोजेक्टाइलो मोशन में प्रूव करते थे हम लोग। लेकिन वहां पर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करके ये बात सब फाइंड होता था। तो नेट स्पीड किस स्पीड से ये बॉडी प्रोजेक्ट करेगा तो पता चला उतने ही स्पीड से प्रोजेक्ट ये कोलाइड करेगा जितना स्पीड से आप प्रोजेक्ट किए थे। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको दे देगा। अब कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे देता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब कोई कहेगा ठीक है यहाँ का स्पीड भी नॉट आया, लेकिन यहाँ पर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट क्या होगा? इसमें तो थोड़ा काइनेमेटिक्स को यूज करना ही पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो एक्स डायरेक्शन का स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। जो भी एक्सेलरेशन था वो वर्टिकल डायरेक्शन में जी के बराबर। तो फेंकने के समय एक्स दिशा का स्पीड यदि भी नॉट कॉस थीटा है तो टकराने के समय भी एक्स दिशा का स्पीड भी नॉट कॉस थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इवन इफ इस रास्ता में कहीं भी रहेगा तो एक्स डायरेक्शन का स्पीड भी नॉट कॉस थीटा ही होना चाहिए। और जब ये कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट तो स्वाभाविक है, तब ये कंपोनेंट भी नॉट साइन थीटा ही होगा। तब ये ना इस दोनों के स्क्वायर का सम भी नॉट आएगा, ये भी एक्स आएगा और ये भी वाई आएगा, एंड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बराबर वी नॉट आना चाहिए। तो कुछ बात के लिए तो काइनेमेटिक्स को यूज करना ही होगा। चलो इस सबको नहीं देखना है, अब देखो सर अगर बीच वाला मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अगर निकालने के लिए बोला गया तो आएगा, आएगा उससे भी आएगा, लेकिन एच पता होना चाहिए तब आपको। यदि यहाँ का हाइट पता करना है तो यहाँ का वेलोसिटी पता होना चाहिए पहले से। जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई जीरो होता है, हाईएस्ट पॉइंट का वी वाई जीरो होता है। अब एच निकालना है तो यहां से यहां पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। कोई एक चीज पता, या तो एच पता है तो यहाँ का स्पीड निकाल सकते हो, या स्पीड पता है तो ये एच निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि दोनों चीज अननोन हो। फाइनल पोजीशन पर या तो हाइट पता हो या वेलोसिटी पता हो। तो मान लो एच फाइंड करना है तो वेलोसिटी जानना चाहिए आपको पहले काइनेमेटिक्स से कि यहाँ का वेलोसिटी भी नॉट कॉस थीटा, अब वी वाई जीरो। फिर यहां से यहाँ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब यहां से यहां तक आने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना होगा? माइनस एम जी एच। कितना होगा वर्क यहां से यहां तक आने में ग्रेविटेशनल फोर्स का? कितना डिस्प्लेसमेंट किया वर्टिकल डायरेक्शन में? एच।
h अमाउंट से डिस्प्लेस्ड हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क माइनस mgh। अब ये मत बोलना कि ऐसे गया है, स्ट्रेट थोड़ी गया कि आप माइनस mgh ले रहे हो। तो mg के बारे में क्या बोले हैं, किसी भी रास्ता से ऑब्जेक्ट जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन सेम होता है। कंजर्वेटिव फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे गया हो h हाइट ऊपर या सीधे जाता है h हाइट ऊपर, हाइट डिस्प्लेसमेंट तो h ही है ना, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो इतना हुआ वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसको इससे इक्वेट कर दो। अब देखो h का वैल्यू निकाल के, तो h का वैल्यू आपको आ रहा होगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ रहा होगा। देख लो, चेक कर लो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ही ये इतने ही तो फाइंड करते थे हम लोग। ठीक है, ठीक ना? यस सर। हाँ, तो बहुत कुछ कुछ बात आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि काइनेमेटिक्स यूज नहीं करना होगा टोटली, ऐसा बात नहीं है कोई। अब यहाँ का वेलोसिटी निकालने के लिए तो काइनेमेटिक्स से कोई यूज करना होगा। तो सुनिए, एक ये सब मॉडल का क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स से भी बना सकते हो, एक उपाय था। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन जहां पर काइनेमेटिक्स टोटली यूज नहीं कर सकते हो आप, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये इस तरह का एक सरफेस है, ये स्मूथ है, ये h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो आप रेस्ट से, फ्रॉम ए, रेस्ट से रिलीज कर रहे हो h हाइट से, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये खुद रफ है, ये रफ है, एक पोजीशन बी मान लो। अब ये बॉडी को रिलीज किया तो ये बॉडी इस स्मूथ सरफेस के लॉन्ग स्लाइड करके यहां पर आएगा, यहां पर आते आते कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा आपका बॉडी, और फिर इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर चलेगा, हॉरिजॉन्टल रफ ट्रैक पर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताओ इस हॉरिजॉन्टल रफ ट्रैक पर मैक्सिमम कितना ट्रेवल करेगा वो, ये डिस्टेंस फाइंड करने पूछे, BC बराबर व्हाट। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। और डिस्टेंस ट्रेवल लोग काइनेमेटिक्स से भी बना सकता है, डायनामिक्स से भी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी बना सकते हो। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से इजीली आपको ये डिस्टेंस आएगा, काइनेमेटिक्स से करने जाओगे तो पहले बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना होगा, लेकिन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से करोगे तो एक के लाइन में आ जाएगा वो। देखो कैसे, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे यहां से यहां तक, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना होगा। ऑल फोर्सेज में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो n का और mg का वर्क तो जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, खाली फ्रिक्शन फोर्स का वर्क की जरूरत पड़ेगा, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने जाएंगे तो यहाँ का वेलोसिटी चाहिए ना, यहाँ का वेलोसिटी चाहिए आपको। अब यहाँ का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ का वेलोसिटी के लिए यहां से यहाँ के बीच में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करो। पहले A to B वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं ना है, आप थोड़ा स्पेस छोड़ लो, अपने अपने हिसाब से लिख लेना। बोलो। यस सर, लिख लेंगे। SC वर्मा में है ये क्वेश्चन, देख लेना फिगर कहाँ कौन नंबर है।
हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन यही था, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया, यहां से इस स्मूथ ट्रैक पर वो मूव किया, बी पर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर आया। अब हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम ए टू बी। तो यहां से यहां तक में तो ग्रेविटेशनल फोर्स खाली वर्क करेगा, नॉर्मल फोर्स भी है लेकिन वो तो कभी वर्क नहीं करता है नॉर्मल फोर्स, वो तो ऑलवेज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स का वर्क ऑलवेज जीरो, और सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स लगिए नहीं रहा है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा ए टू बी आने में। अरे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस देखना है आपको, ऑल में mg और n है, n का वर्क जीरो रहता है हमेशा, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और यहाँ का जीरो, और यहां से यहां तक आने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना, प्लस mgh। डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है h अमाउंट से, mg भी नीचे ही है। अब डायरेक्ट फ्यूचर में क्वेश्चंस बनाने के लिए ध्यान रखना, यदि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हुआ है तो mg का वर्क निगेटिव, नीचे डिस्प्लेस्ड हुआ है इफेक्टिवली तो mg का वर्क पॉजिटिव, प्लस mgh बराबर हाफ mv²। यानी यहां का वेलोसिटी यहां से आ रहा है, आपको वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, हमको डायरेक्ट हाफ mv² का वैल्यू चाहिए। अब यहां से यहां वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करो, अगेन अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, again apply work energy principle from B to C। तो B से C अप्लाई करोगे, मिटाबे ऊपर, यस सर। B से C में अप्लाई करोगे तो B से C में 3 गो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, mg एंड फ्रिक्शन। तो हम तो लिख तो दे रहे हैं तीनों, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इनिशियल तो यहां का हुआ ना, बी पर वाला ना इनिशियल हुआ। आप बी से सी अप्लाई कर रहे हो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, लेकिन यहां नॉर्मल का वर्क जीरो, mg का वर्क जीरो, सिंपली फ्रिक्शन का वर्क की बात होगा, ये माइनस हाफ mv²। अब फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शन तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करता है, और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है तो आप लेकिन लिखो ना, प्रोसेस के साथ ही लिखो। चलो, फ्रिक्शन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट से, और बीसी का डायरेक्शन उधर और फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़िएगा तो FR इंटू BC cos पाई, और FR का वैल्यू μn, BC तो फाइंडे करना है, n का वैल्यू mg, n बराबर mg। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करे बॉडी तो n बराबर mg, और जब इंक्लाइंड सरफेस पर मूव करे तो n बराबर mg cos थीटा। ये सब कुछ बात है जो डायरेक्ट यूज करो, कुछ बात है जो सब हमेशा के लिए याद रखिए। इंक्लाइंड प्लेन तो n बराबर mg cos थीटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो n बराबर mg, यानी माइनस म्यू mg इंटू BC बराबर माइनस हाफ mv²। यहां से निकल गया BC का वैल्यू, ये माइनस तो कैंसिल कर दो,
हाफ mv² का वैल्यू अभी निकाले थे कितना, mgh आया था। हाफ mv² का वैल्यू यहां से यहां वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किए थे तो mgh के बराबर आया था। तो पीछे आया म्यू mg इंटू bc बराबर mgh, इसलिए bc इक्वल टू mg को काट दो h बाई म्यू, ये आंसर हुआ। ये सब क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स से भी बनाया जा सकता था तो वो बहुत लंबा हो जाता। देखो काइनेमेटिक्स से बनाते इस क्वेश्चन को तो कितना लंबा जाता है ये। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको बहुत इजीली, ये तो हमको सिखाना था तब ना, ये सब स्टेप हम तो डायरेक्ट मन में भी कैलकुलेशन कर सकते थे, आपको यहाँ पर ला देते। लेकिन यूजिंग काइनेमेटिक्स बनाओगे इस न्यूमेरिकल को तो क्या क्या करना पड़ता सुनो। अभी भी यहाँ का स्पीड निकालना होता, बॉडी यहां से यहां आया तो इसका स्पीड क्या है ये निकालना ही पड़ता आपको। और उसके लिए ये टाइम फाइंड करना पड़ता, एच हाइट नीचे आने वाला टाइम, या वो फॉर्मूला की रेस्ट से कोई बॉडी को ड्रॉप किया तो एच हाइट नीचे जाने के बाद उसका स्पीड √2gh होता है। √2gh ये तो पहले काइनेमेटिक्स से भी जानते हो कि कोई बॉडी एच हाइट नीचे आता है, एच हाइट नीचे आने के बाद यदि रेस्ट से रिलीज किया गया हो तब, ये फॉर्मूला को याद करो, यदि रेस्ट से रिलीज किया गया हो तो एच हाइट नीचे आने के बाद उसका स्पीड √2gh। अभी भी तो यही आया है ना स्पीड। अरे हाफ mv² बराबर mgh आया था, इसको सॉल्व करोगे तो v बराबर √2gh ही ना आएगा। लेकिन थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्या होगा, ये तो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन मोशन था तब √2gh, लेकिन यहाँ कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है तब भी क्या √2gh। ये इस कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। ये √2gh तो स्ट्रेट लाइन पाथ का मोशन वाला में निकाला था हम लोग काइनेमेटिक्स में। बहुत सुटेबल है वर्क एनर्जी पावर, ये कंफ्यूजन और आपको नहीं करे, सब न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं आप। फिर यहां से यहां के केस में एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी निकाल के रख लिया √2gh, फिर वो s बराबर ut प्लस v² बराबर u² प्लस 2as फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ए निकाल के रखना होगा आपको, ए बराबर म्यू जी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू mg बराबर ma, इसलिए ए बराबर म्यू जी। लेकिन ये रिटार्डेशन है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर वैल्यू, अब मोशन उधर, तो जब भी ए का वैल्यू डालना तो माइनस में डालना, तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा इस मेथड में आपको। चलो दूसरा एक क्वेश्चन देखो। एक बॉडी को यहां से आप रिलीज किया रेस्ट से, ये बॉडी इस स्मूथ सरफेस के ट्रैक के लॉन्ग स्लाइड करके जब यहां पहुंचा, अब इसके बाद कर्व पाथ में अगर काइनेमेटिक्स अगर बनाएंगे तो क्या लेंगे उसमें, हाइट कैसे फिर निकालेंगे अगर
वही लेंगे, एच ही लेंगे। एच ही लेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखना होता है ना, वो रिलेशन पोजीशन का रिलेशन है ना, x बराबर x नॉट प्लस जो करते हो, तो ये क्या डिस्टेंस थोड़ी है, पोजीशन से मतलब है ना उसको। अब जिस रास्ता से आया हो पोजीशन को रास्ता से क्या मतलब है? ठीक है सर। नहीं, ठीक। ये फॉर्मूला में x फाइनल पोजीशन है, x नॉट इनिशियल पोजीशन है। पोजीशन को पाथ से क्या मतलब है, इसलिए वो भी चलेगा। h हाइट नीचे जिस रास्ता से, आपको एक बात बोले भी थे याद करो, कोई ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप करो रेस्ट से, तो h हाइट नीचे आने में जो टाइम लगेगा √2h/g, या कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दो आप, तब भी ये h हाइट नीचे आया लेकिन दूसरे रास्ता से, तब भी टाइम इतने ही लगेगा। बोला था कि नहीं बोला था ये बात? हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करके छोड़ो तो दूसरा रास्ता से ले, हाइट तो पोजीशन तो वही है, इनिशियल पोजीशन ये एंड फाइनल। इनिशियली y कोऑर्डिनेट h है, अब फाइनली y कोऑर्डिनेट 0 है। चाहे ऐसे आया हो या ऐसे आया हो, फाइनल y कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो ये जो इक्वेशन हम लोग डिस्टेंस के रूप में थोड़ी पढ़े हैं, इस सब इक्वेशन को, ये सब इक्वेशन को एज ए पोजीशन के रूप में पढ़े थे ना हम लोग। ये s बराबर ut प्लस आप ऐसे थोड़ी पढ़ा गया था, पोजीशन है, चाहे ऐसे आया या ऐसे आया। फाइनल y कोऑर्डिनेट यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, इनिशियल y कोऑर्डिनेट h। सुनो इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक स्मूथ ट्रैक इस बॉडी को रिलीज किया, यहां से रेस्ट से रिलीज किया, h हाइट ऊपर से, ये बॉडी यहां आया। अब इसके बाद ट्रैक नहीं है, तो आपसे पूछा जाता है ये बॉडी इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिरेगा। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस। इसके बाद ट्रैक नहीं है, बॉडी में प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। देखो होगा क्या ना, यहां से जब रिलीज किया बॉडी को, तो यहां आते आते इस बॉडी, और यहां का ट्रैक हॉरिजेंटल है, तो यहां आते आते आपका बॉडी में एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक्वायर होगा। अब इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ वो नीचे फॉल करेगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, इसमें काइनेमेटिक्स का भी थोड़ा यूज करना है आपको। हम ये क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में बनाए हुए हैं। यदि स्मॉल h हाइट ऊपर से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया कुछ स्पीड से, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, तो पहले टाइम निकालोगे, h हाइट नीचे आने वाला टाइम निकालोगे। हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो h हाइट नीचे आने में टाइम लगता है √2h/g। और जब टाइम आ गया ना, तो इस डिस्टेंस के लिए क्या करना, इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी में इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये काइनेमेटिक्स में इस मॉडल का क्वेश्चंस किए हुए हो आप। यदि कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करे v0 स्पीड से, तो पहले तो h हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगा, वो टाइम का ये फॉर्मूला है अपने पास। और जब टाइम आ गया तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ना, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी में इस टाइम से आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा रास्ता में, तो ये वेलोसिटी हॉरिजेंटल वेलोसिटी v0 रहेगा, ये वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है। काइनेमेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स को समझने के लिए। बहुत मैक्सिमम जगह वो सब फॉर्मूला, वो सब रिजल्ट का यूज किया जाता है।
देखो ना, प्योर वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल नहीं है ये, इसमें काइनेमेटिक्स डाल दिया, ये पार्ट डाल दिया, मींस काइनेमेटिक्स डाल दिया। यहाँ वर्क एनर्जी पावर का काम बस यहां से यहां तक के लिए है कि यहाँ का स्पीड कैसे निकाले। जब इस पोजीशन पर आएगा ऑब्जेक्ट यहां से स्लाइड करके, तो यहाँ का स्पीड कैसे फाइंड करें, इसमें खाली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का यूज होगा। ये A to B आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर दोगे यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम A to B। तो अभी भी तो दुए गो फोर्स लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स और mg, दो ही गो फोर्स लगेगा। सरफेस स्मूथ है, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, नॉर्मल का वर्क 0 और mg का वर्क कितना बताओ तो कोई आदमी, यहाँ पर हमको mg का वर्क, ये स्मॉल h है, A से B आने में mg का वर्क कितना होगा कोई बताओ तो हमको। सर माइनस mg बड़ा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, बड़ा h माइनस स्मॉल h प्लस mg कि माइनस mg है, प्लस माइनस नहीं प्लस प्लस बॉडी इफेक्टिव प्लस क्या है ना। प्लस mgh सर। हाँ, अरे देखो ना, आप इस हाइट पर थे, इस हाइट पर आए, दैट इज आप में डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ ना, और ये डिस्प्लेसमेंट नीचे ना हुआ, कितना h माइनस स्मॉल h, इफेक्टिवली आपका बॉडी नीचे डिस्प्लेस्ड हुआ, तो प्लस mgh न करोगे, प्लस mg इंटू h माइनस स्मॉल h करोगे ना, बराबर हाफ mv स्क्वायर, यानी भी निकल गया यहां से भी का वैल्यू निकला √2g कैपिटल H माइनस s। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का काम था यहाँ का वेलोसिटी बता देना। अब इसके बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का काम है कि पहले ये टाइम निकालो नीचे आने वाला। तो आप जानते हो कि कोई बॉडी को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं कुछ स्पीड से, तो h हाइट नीचे आने में टाइम √2gh लगता है, टाइम √2h/g लगता है। फिर वो टाइम जब आ गया तो फिर इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी में इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये दैट इज ये काम, ये भी नॉट की जगह भी लिख दीजिए यहाँ। भी का वैल्यू निकला √2g h माइनस स्मॉल h और टाइम का वैल्यू √2h/g, ये आंसर होगा। हो गया, मिटावे। मिटा देना, मिटा दीजिए। इसी में इस क्वेश्चन में हम थोड़ा ये मॉडिफाइड कर दे आपको। यहां पर ये सरफेस को हम रफ बोल दें और ये बोल दें कि कोई बॉडी को यहां से स्टार्ट किया रेस्ट से, पॉइंट ए से, और ये बॉडी स्लाइड करके यहां भी आया तो फाइनली रेस्टे में आ गया। यहां आते आते रुक गया,
तो आपसे पूछा जाए फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यहां तो 3 गो फोर्स mg, n एंड फ्रिक्शन, सरफेस रफ बोला है। तो वर्क डन बाय n प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां का भी काइनेटिक 0, यहाँ का भी 0, 0 माइनस 0। n का वर्क 0, लेकिन mg का वर्क कितना, mg का वर्क mg प्लस mg h माइनस स्मॉल h, ये mg का वर्क प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर 0, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब आप लोग क्या गलती करते, फ्रिक्शन का वर्क पूछा, सरफेस का म्यू गिवन ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का कोई डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स को तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से तो कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स तो हर अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन में है, यहां पर बडी होगा तो फ्रिक्शन इधर होगा, यहां बडी होगा तो फ्रिक्शन इधर होगा। अभी तक तो फ्रिक्शन का वर्क तब निकालते थे जब बडी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मूव करता था, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हर जगह हर पोजीशन पर से ऑपोजिट होता था। लेकिन यहां तो पॉइंट टू पॉइंट फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, तो वो Fr.d वाला फॉर्मूला से कभी वर्क नहीं निकलेगा आपको, वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर ऑलवेज मूव कर रहा होता है, तब Fr.d से फ्रिक्शन का वर्क निकालोगे। जब पाथ आर्बिट्रेरी हो और रफ पाथ हो तो ऑलवेज फ्रिक्शन का वर्क या फ्रिक्शन से कोई, मान लो हमको इस सरफेस का म्यू फाइंड करने दे सकता था, तो उस सब केस में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही अप्लाई करना, Fr.d वाला फॉर्मूला मत यूज करने जाओगे। सरफेस का शेप भी देखना है कि वो स्ट्रेट ट्रैक है कि नहीं, कि आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी हो तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे जब बुक उठाएंगे, तो अभी हम थोड़ा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारा क्वेश्चन जहां सरफेस स्मूथ हो या सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हो रहा हो, तो जिस न्यूमेरिकल को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से बनाते थे उसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी बना सकते हो। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमेशा वैलिड है, चाहे सरफेस रफ हो स्मूथ हो, लेकिन जब सरफेस स्मूथ हो, फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क नहीं हो रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क नहीं हो रहा हो, तो फिर कायला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जाता है। तो थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन पहले देखो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल में, जहां पर देखेंगे कि सरफेस स्मूथ है तो कायला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, वो इससे भी थोड़ा आसान बन जाएगा। यहाँ तो वर्क निकालना पड़ता है आपको, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में वर्क फाइंड करना पड़ता है, वहां वर्क नहीं फाइंड करना पड़ेगा। लिखो टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, और उसमें एक बात बोला था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ये पढ़ा था। चेंज, चेंज मतलब यूएफ माइनस यूआई। यदि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये बात करते हो, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, एम मास का ऑब्जेक्ट, तो ये चेंज इन पोटेंस एनर्जी कितना आता था, प्लस mgh। यहां का पोटेंशियल एनर्जी mgh और यहां का पोटेंशियल एनर्जी 0। जहां से ले गया उसको रिफरेंस लेवल बोलते हैं। देखो बहुत क्लियर किया था इस बात को कंसेप्ट पढ़ाने में। जनरली लोग बोलता है कि h हाइट ऊपर है कोई बड़ी, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहां पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी mgh ऐसे बोलते हो। इसी में तो थोड़ा सुधार किया था, इस क्वांटिटी को यहां का पोटेंशियल एनर्जी मत बोलना, यहां का मत बोलना, इस क्वांटिटी को यहां और यहां के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलना। और यदि यहीं का बोलना चाहते हो, आप चेंज नहीं बोलना चाहते हो इसको, इस दोनों पॉइंट के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलना चाहते हो, यहीं पर का बोलना चाहते हो, तब तो जबरदस्ती ए पर का पोटेंशियल एनर्जी 0 मानना पड़ेगा। तब इस क्वांटिटी को बी पर का पोटेंशियल एनर्जी रीड कर सकते हो। ये जरूरी है कि यदि आप पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट तो होता ही नहीं है, होता है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन आप एट ए पॉइंट भी रीड कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को, जब दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले तो, तब एट ए पॉइंट भी डिफाइन होगा। 9th-10th लेवल में इस क्वांटिटी को यहां का पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। जो आदमी ऐसे बोल रहा है इस क्वांटिटी को यहां का पोटेंशियल एनर्जी, वो अर्थ सरफेस पर उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा होगा। बहुत स्टाइल है इस क्वांटिटी को mgh को बोलने का। यहां का पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये बोलिए, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलिए। तो ये सब बात हम लोग पिछले क्लास किया था। तो रियली में वर्क डन जो करवाते हो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको लैंग्वेज में क्या रीड किया था, इसको लैंग्वेज में क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको। माइनस mg लग गया ना तो वर्क डन अगेंस्ट, अब प्लस mg होता तो बोलते वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है। और इन जनरल चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते थे, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये डिफिनीशन ना आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी यूज कर सकते हो। वही चीज है, यही चीज है ये। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नाम कंजर्वेटिव फोर्स भी तो था। तो यहाँ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, माइनस साइन को लैंग्वेज में बोलना है तो अगेंस्ट बोलिए,
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, इसको रीड कर सकते हो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई चीज नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो जब एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले तो जहां से बॉडी को लाया उस पोजीशन को का पोटेंशियल एनर्जी को लोग 0 मान सकता है, उसको रिफरेंस लेवल बोलते हैं। रिफरेंस, आप अर्थ सरफेस से लाया बॉडी को तो अर्थ को रिफरेंस लेवल मान लो और वहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेना, तब ये mgh क्वांटिटी को यहाँ का एनर्जी बोला। ये सब चीज को थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी वाला लेक्चर को थोड़ा हम भेज दिए हैं लेक्चर, उसको देखना हम क्या करना चाह रहे हैं। और जो बात यहाँ है वो ये, हाँ एक बात और सुनिए, यदि हम वर्क डन बाय mg की बात करें, वर्क डन बाय mg, तो ये माइनस साइन उधर चला जाएगा तो वो ui माइनस uf हो जाएगा। या ऐसे सुनो ना, एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, हाँ वर्क डन अगेंस्ट mg जो होता है ना, ये बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg का। यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। चेक कर लो, आप चेक कर लो इस बात को। आप बॉडी को h हाइट ऊपर यदि लाते हो तो वर्क डन बाय mg निकालने चलो, तो मान लीजिए a to b लाया, तो वर्क डन बाय mg फाइंड करोगे तो mg डॉट ab, mg का डायरेक्शन नीचे और ab का डायरेक्शन ऊपर, तो ये माइनस mgh आएगा। लेकिन वर्क डन आप माइनस mg निकालो, माइनस mg का वर्क निकालोगे तो माइनस mg का डॉट प्रोडक्ट करोगे ab से, जिस फोर्स का वर्क निकालना है वो फोर्स लीजिए। आप mg का वर्क निकाल रहे थे तो mg लिया, माइनस mg का वर्क निकाल रहे हो तो माइनस mg लो। और बताओ ये क्या है, ये तो वर्क डन बाय mg है ना, ये क्वांटिटी तो वर्क डन बाय mg डॉट ab को तो वर्क डन बाय mg, यही सिर्फ दिख रहा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, यही चीज तो लिखा यहां। ये समझ गया क्या लिखा यहां, क्या किया? बोलो, ये समझ में है यहां पर? यस सर। माइनस mg का वर्क निकालने गए तो माइनस mg डॉट ab, mg डॉट ab को wmg लिख दिया, तो इसको लैंग्वेज में क्या रीड, अच्छा, और ये क्वांटिटी को अभी अभी हमने बोला था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी uf माइनस ui, यानी ये लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, सॉरी अगेंस्ट कंजर्वेटिव इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा ये सब रिजल्ट को याद रखो कि
वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और जब बॉडी उडी को मूव करवाते हो वर्क में, वर्क करवाने के लिए एक तो डिस्प्लेसमेंट सफर होता है, तो वहां पर mg तो नीचे एक्ट करता है, फिर बॉडी ऊपर क्यों आ गया? आप भी फोर्स लगाए हो, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। जब बॉडी को ऊपर लाते हैं तो एक उस समय बॉडी पर एक तो mg एक्ट कर रहा है और एक एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स लग रहा है। ये एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स के टर्म्स में बात यदि करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उसके टर्म्स में यदि बात करें तो वो वर्क डन अगेंस्ट mg के ही बराबर होगा। देखिए, जब बॉडी को आप ऊपर ले जा रहे होते हैं, एक mg लगता है उस पर, एक आपका वाला भी फोर्स लगता है बॉडी पर, जिसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हो। लेकिन बॉडी को स्लोली ले जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं बोला जाए तो स्लोली ये समझना, स्लोली, ऐसा एक्सेलरेशन के साथ मत आना, स्लोली बॉडी को लाना h हाइट ऊपर। तो उस समय उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 माना जाता है, और जब एक्सेलरेशन 0 यानी ये दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट 0, यानी एक्सटर्नल फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट 0 स्लो मोशन में। स्लो मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट माना जाता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, ये सब रिजल्ट स्लो मोशन के लिए। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर भी 0 होगा। यानी यहां से एक डाटा ये निकल के आया कि वो एक्सटर्नल फोर्स बराबर आ रहा है किसका? -mg का। यानी एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो जब वर्क की बात करोगे तो एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स का जो वर्क होगा वो बराबर होगा अगेंस्ट mg वाला फोर्स के वर्क का, और अगेंस्ट mg वाला फोर्स का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है, यानी ये भी uf माइनस ui। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यदि mg वाला वर्क के टर्म्स में बात करना है तो अगेंस्ट mg, और एक्सटर्नल एजेंट वाला वो फोर्स के टर्म्स में बात करना है तो बाई एक्सटर्नल। प्लस, देखो इसके पीछे प्लस साइन है, प्लस साइन है तो बाई, अब माइनस साइन है तो अगेंस्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी आइदर इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत कंफ्यूज करवाएगा इस बात में आपको, कभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो कभी वर्क डन बाय mg तो कभी वर्क डन अगेंस्ट mg। थोड़ा इसमें क्लियर रहना, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी को, थोड़ा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे।